हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल द फाइनेंशियल सॉल्यूशंस पर स्वागत है। एंड आज का टॉपिक है स्टेट प्लानिंग। बहुत ही इंटेलेक्चुअल टॉपिक है और आज हम इस वीडियो के थ्रू ये समझेंगे कि कैसे आप विद द हेल्प ऑफ स्मॉल अमाउंट आप एक बड़ी स्टेट या बड़ा एसेट क्रिएट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए कुछ एसेट क्रिएट करने के लिए। तो वो सब समझने के लिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं। सो आइए स्टेप्स ऑफ स्टेट प्लानिंग समझते हैं और क्या स्टेप्स हैं ये देखते हैं। सो जैसे कि पहला स्टेप है व्हाट इज स्टेट प्लानिंग क्रिएशन। सो बेसिकली ऑल पर्सन वांट टू क्रिएट देयर ओन एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड एंड गोल्ड। हर पर्सन की, हर एक इंसान की इच्छा होती है कि मैं एक एसेट क्रिएट जरूर करूं। और उसके पीछे आइडिया क्या होता है? उसके पीछे आइडिया यही रहता है कि आप वो इन्वेस्टमेंट जो करते हो तो वो काम आए, वो एसेट जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको काम आए इन दी रिटायरमेंट ईयर्स, या फिर इन केस ऑफ डेथ, जब भी आपकी डेथ होती है, किसी की डेथ होती है, तो वो जो आपने एसेट क्रिएट किया है वो आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली को ट्रांसफर कर दिया जाए और उनको काम आए। सो नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 2, एस्टेट प्लानिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। जो स्टेट प्लानिंग आपने यहाँ की है वो सेम प्लानिंग आप लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। स्टेट प्लानिंग कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। बस इसमें एडवांटेज क्या मिल रहा है आपको? प्लानिंग यहां भी हो रही है, प्लानिंग यहां भी हो रही है, बट एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इज विद स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम्स बिग एस्टेट कैन बी क्रिएटेड। छोटे छोटे अमाउंट से आप एक बड़ा एस्टेट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक छोटे अमाउंट से क्रिएट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको बड़ा अमाउंट ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर लैंड और गोल्ड में अगर आप एसेट क्रिएट करने जा रहे हैं। पर यहाँ पे आप छोटे अमाउंट से एक बड़ी एसेट क्रिएट कर सकते हैं। एंड estate value keeps on increasing as age progress। यहाँ पे ये भी गारंटी मिलेगी आपको, अगर आप estate planning लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू कर रहे हैं, आपको ये गारंटी मिलती है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी जो estate है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आपको गारंटी नहीं है पहले स्टेप में कि लैंड और गोल्ड की क्या पता प्राइस गिर भी सकता है, वैल्यू गिर भी सकती है, क्या पता बढ़ भी सकती है, मतलब गारंटी नहीं है आपको। और यहाँ पे गारंटी है जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जो estate है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। एंड ऑन सडन डिमाइस एस्टेट गेट्स ट्रांसफर टू फैमिली मेंबर्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो रिटायरमेंट ईयर्स में, मतलब उसका जो आइडिया था कि आइडिया रिटायरमेंट ईयर्स में काम आए मेरा एसेट, या फिर मेरे अगर इन केस ऑफ डेथ हो तो मेरी फैमिली को ट्रांसफर कर दिया जाए। वही सेम आपको यहाँ पे भी एडवांटेज वही मिल रहा है। आपको आगे जाके रिटायरमेंट ईयर में तो काम आएंगे ही आएंगे एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। एंड आपको फैमिली मेंबर को भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन केस ऑफ सडन डिमाइस। सो यहाँ पे दोनों स्टेट प्लानिंग दोनों स्टेप्स में हो रही है, बट यहाँ फायदा आप छोटे अमाउंट में क्रिएट कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपको सीधा बड़ा अमाउंट डालना पड़ेगा। एंड यहाँ फायदा है कि आपका जो यहाँ पे जो आपका लैंड और गोल्ड है, बेसिकली गोल्ड आपका चोरी भी हो सकता है, आपका खो भी सकता है, बट यहाँ पे आपकी स्टेट, यहाँ पे आपका चोरी वोरी कुछ इसका डर ही नहीं है। यहाँ लैंड को कुछ भी हो सकता है, कब्जा हो सकता है, यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर अर्थक्वेक के थ्रू कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई वो डर ही नहीं है। सो जैसे कि मैं बात कर रहा था स्टेट प्लानिंग या फिर एसेट क्रिएशन की विद द हेल्प ऑफ स्मॉल अमाउंट, तो हम इन दोनों कंपेयर करते हैं और अच्छे से समझते हैं। सो वन इज प्रॉपर्टी बाय बैंक लोन एंड अनदर इज ई प्रॉपर्टी। सो बेसिकली इसको समझने के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है, उसकी एज 30 ईयर्स है। सो उसको वो हाउसिंग लोन लेता है एक एसेट क्रिएट करने के लिए। एक लोन लेता है, लोन अमाउंट इज 30 lakhs एंड टेन्योर जो उसको पैसे वो वापस देने हैं वो 20 ईयर्स का टेन्योर है। मतलब आप लगा लो ईएमआई जो आई है 30,000 आई पर मंथ, उसको अप्रॉक्स ईएमआई उसकी बन गई है पर मंथ। और इसमें एक ये भी है कि जब तक वो पैसा दे रहा तब तक वो प्रॉपर्टी तो कहीं ना कहीं बैंक की है। एंड जब वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है और जब उसको सेल वैल्यू भी हम निकाल के रखते हैं अप्रॉक्स समझने के लिए, सेल वैल्यू ये भी अप्रॉक्स है, कोई गारंटी नहीं है कि 1 करोड़ की सेल वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग से लगता है जब आप सेल वैल्यू जब सेल करते हैं प्रॉपर्टी को, दैट इज 20% अलग से लगता है। और वहीं अगर हम ई प्रॉपर्टी की बात करें, जो मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा था, ई प्रॉपर्टी अगर टेबल नंबर 915 टेन्योर 21, जो यहाँ पे टेन्योर था 20, यहाँ पे 21, 915 प्लान लेते हैं, दैट इज करोड़पति प्लान। तो उसमें और सम एश्योर्ड आप रखते हैं
70 lakhs, मतलब जो भी यहाँ पे पर्सन था 30 ईयर्स का, 20 साल का पैसा दे रहा है, 50 की उम्र तक तो वो पैसा देगा पहले। सो यहाँ पे उस बंदे ने अब क्या किया, अगर वो ई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है 70 lakhs उसने सम एश्योर्ड रखाया, जो कि वो भी 30,000 पर मंथ बैठ गया, 30,000 पर मंथ समथिंग बैठेगा। यहाँ भी वो 30,000 दे रहा है, यहाँ भी वो 30,000 दे रहा है। बट मेजर फर्क क्या है, यहाँ पे पहले दिन से डेथ रिस्क कवर है 87,50,000 तक, पहले दिन से। यहाँ पे कोई पहले दिन से कुछ भी नहीं था, जब वो पहले पूरा पैसा दे देगा तब जाके प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। बट यहाँ पे पहले ही दिन से 87,50,000 उसको उसकी डेथ रिस्क कवर है। जब अगर उसको बाई चांस कुछ हो जाता है इस पीरियड में, जो 20 साल, जब यहाँ पे 21 साल कुछ पैसे दे रहा है 30,000 पर मंथ, कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को सीधा डेथ रिस्क कवर के अकॉर्डिंग इतने पैसे मिल जाएंगे 87,50 lakhs। यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी अलग ले जाएंगे वो लोग बैंक वाले। फिर रिटायरमेंट पर, मतलब मेच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी 1,60,00,000 अलग से मिलता है पैसा, वो भी टैक्स फ्री। यहाँ पे 20% जैसे कट गया था यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पे 1,60,00,000 रुपीज मिलेंगे, वो भी टैक्स फ्री मिलेंगे। एक बात और बताना मैं यहाँ पे भूल गया, डेथ रिस्क कवर मैंने बताया 87 लाख है, और सपोज अगर हम करते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ होती है तो वही यहाँ पे डबल पैसा मिलेगा। एंड अलग से 70 लाख रिस्क कवर की प्रॉपर्टी, मतलब 70 लाख अलग से मिलेंगे उसके नॉमिनी को। जब भी कभी ना कभी डेथ होनी है, सपोज जो 30 इयर्स का जो इंसान था यहाँ पे उसकी डेथ होती है तो उसके जो भी उसका नॉमिनी था उसको 70 लाख अलग से मिलेंगे। भले ही मेच्योरिटी पर पैसा मिल गया हो, उसके बाद भी अगर डेथ होती है उसके बाद 70 लाख अलग से मिलेंगे उसके नॉमिनी को। नेक्स्ट पॉइंट इज नो फैमिली मेंबर इन्वॉल्वमेंट। अब कैसे मैं इस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे एक हार्ड ट्रूथ है, कड़वा सच है, और कड़वा सच ये है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेल प्रॉपर्टी। सपोज यहाँ पे प्रॉपर्टी जब उसने बैंक लोन के थ्रू बना ली पूरी, अब वो प्रॉपर्टी को बहुत मुश्किल है उसको बेचना उस एज में, जब वो 30 इयर्स का, 20 साल का, वो भर के मतलब 50 साल 55 साल के आसपास जब वो प्रॉपर्टी अगर वो सोचता है कि मैं सेल करता हूँ अपने उसके लिए रिटायरमेंट पर्पस के लिए, अगर कोई भी जरूरत पड़ती है कभी, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जो उसके बच्चे हैं वो कभी अलाउ नहीं करेंगे, नेवर अलाउड देम टू सेल। सच, कड़वा सच है, वो इतनी आसानी से अलाउ नहीं करेंगे अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उस टाइम में भी एक तो 50-55 के आसपास जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पहली बात एज अ हेड ऑफ योर फैमिली वो एक डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहती उतनी जितनी पहले एक टाइम पे होती थी। और इधर ई प्रॉपर्टी में क्या होगा, नो फैमिली मेंबर इन्वॉल्वमेंट, कोई भी फैमिली मेंबर इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता, इन्वॉल्व नहीं हो सकता, बिकॉज रिटायरमेंट पर जो भी पैसा मिलेगा वो सारे का सारा पहले उस पर्सन को मिल जाएगा, और अगर उसकी डेथ होती है जो भी रिस्क कवर पे पैसा मिलेगा, या डेथ रिस्क कवर जो भी पैसा मिलेगा जब भी, वो सारे उसके नॉमिनी को मिलेगा जो पहले से उसने डिसाइड किया होगा। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ सिर्फ फाइट होती है, लड़ाई होती है, चक्कर लगते हैं कोर्ट के, और कुछ नहीं होता। वहीं एक नोट है, इन दिस प्रॉपर्टी, ई प्रॉपर्टी में आपको कोई भी नो मेंटेनेंस, कोई चार्ज नहीं, नो ब्रोकरेज, नो लिटिगेशन, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं, नो रजिस्ट्रेशन, नो नेचुरल कैलमिटीज, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं अवेलेबल, बट यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता। सो एक पॉइंट ये भी है कि इट्स वेरी इजी टू परचेज योर प्रॉपर्टी या फिर योर गोल्ड, बट उतना ही मुश्किल हो जाता है ओल्ड एज में बेचना उस प्रॉपर्टी या गोल्ड को, बिकॉज मैंने ऐसे बता रखा है, चिल्ड्रन नेवर अलाउड देम टू सेल। उतना आसानी से आप, वो पावर नहीं रहती है कि इतने आसानी से आप बेच पाओ उसको। और एक मैं यहाँ पे एक चीज बताना मेंशन करना भूल गया, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेल वैल्यू लगा रखी थी लैंड की 1 करोड़ के आसपास, ये मैंने लगाई है। एक तो मैं आपको बता दूं पहले से कि अब उतना बूम नहीं रहा है प्रॉपर्टीज में, जैसे एक टाइम पे था, आपने प्रॉपर्टी लैंड लिया 10 साल वेट किया, बहुत अच्छा पैसा मिल जाता था उस टाइम पे। बट अब जैसे जैसे हमारी कंट्री आगे बढ़ती जा रही है, अच्छा डेवलप होती जा रही है, वैसे एक इसका भी पीरियड होता है, अभी पीरियड वो स्टैग्नेंट है, मतलब आप पैसा लगाओगे 10 साल भी वेट करोगे, उतना ज्यादा बूम नहीं, उतना ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, एक स्टैग्नेंट एक सिस्टम बन चुका है बेसिकली, मेरे कहने का मतलब उतना ज्यादा राइज नहीं दिखेगा आपको जितना पहला दिखता था। और वहीं यहाँ पे आपको एक गारंटीड, पहले से गारंटीड हो जाएगा इतना तो मिलेगा। यहाँ पे आपको मैंने एज्यूम किया है कि 1 करोड़ के आसपास मिल सकता है, क्या पता नीचे हो क्या पता ऊपर हो, वो मैं नहीं बता सकता, बट यहाँ पे गारंटीड 1,60,00,000 जरूर मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री। सो एक पॉइंट और शेयर करना चाहता हूँ, जैसे प्रॉपर्टी में 30 पैसा रेंट, मतलब बेसिकली अगर कोई कहता है कि मैं एक प्रॉपर्टी बना के उसको रेंट पे दे दूं फिर इनकम आ जाएगी मेरी रेंट के थ्रू,
मतलब पर मैं ये बताना ही चाहता हूँ 30 पैसा मतलब जो मेंटेनेंस ऑफ फ्लैट है, जो आपका हाउस टैक्स है एक्सेट्रा, बहुत खर्चे होंगे, ऐसे छोटे मोटे खर्चे बहुत निकलेंगे, रेंटल ब्रोकरेज सॉरी। सो बेसिकली जितना भी आपका जो रेंट आएगा उसमें से 30 मतलब अगर लगा लो 1 रुपया आ रहा है तो 30 पैसा तो आपका कट गया इन सब में। तो आई होप आपको इन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद ये चीज समझ आई होगी कैसे आप एक एस्टेट प्लानिंग या फिर कैसे एसेट क्रिएशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट मतलब स्मॉल प्रीमियम से भी आप एसेट क्रिएट कर सकते हैं बड़ा एसेट। सो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।